आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के नए मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स का गजट जारी कर दिया है। 10 फरवरी को मौजूदा बॉडी की मियाद खत्म हो रही है। इससे पहले 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स को हलफ बर्दारी के लिए इजलास तलब किया जाएगा। जराये के मुताबिक 15 फरवरी के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस इंतखाब के लिए जिला कलेक्टर या फिर जॉइंट कलेक्टर को इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया जा सकता है। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। पता चला है कि 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स के इजलास तलब करने से पहले 27 जनवरी को जनरल बॉडी का इजलास तलब किया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि गुज़िश्ता मार्च से जनरल बॉडी का इजलास तलब नहीं किया गया। साल 2021-22 के बजट को स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसको जनरल बॉडी इजलास में मंजूरी देने की तवक्को है। इस सिलसिले में ओहदेदार तैयारियां शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी में फिर एक बार मेयर के ओहदे के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी सरगर्मियां तेज कर चुके हैं। जराये के मुताबिक आम जमरे में खातून मेयर होने की वजह से मुख्तलिफ सियासी कायदीन अपनी बेटी को इस ओहदे पर बिठाना चाहते हैं। पार्टी जराये के मुताबिक इस बार मेयर का ओहदा रेड्डी तबके से ताल्लुक रखने वाली खातून को मिलेगा। इस दौड़ में पीजेआर की दुख्तर विजया रेड्डी, भारती नगर की कॉरपोरेटर सिंधु आदर्श रेड्डी और के केशवराव की दुख्तर विजय लक्ष्मी दौड़ में शामिल हैं। उनके अलावा दीगर खवातीन भी इसमें शामिल हैं, लेकिन 3 उम्मीदवारों में टक्कर का मुकाबला हो सकता है। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मसला जोर पकड़ता जा रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दिसंबर के महीने में मुलाजमीन से वादा किया था कि तनख्वाहों में इजाफा, सुबुकदोशी की हद उम्र को खतियत और तरक्की का अमल जनवरी के महीने में मुकम्मल किया जाएगा। संक्रांति त्यौहार तक मुलाजमीन को खुशखबरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक सिर्फ तरक्की के मामले में सरगर्मियां जारी हैं। तनख्वाहों में इजाफा और सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 3 रुकनी कमेटी की सदारत करने वाले रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अब तेवर भी बदल गए हैं। वो अब मुलाजमीन तंजीमों से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। 31 दिसंबर को पीआरसी कमीशन के बिस्वाल ने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हवाले की थी, लेकिन अब तक उस कवर की सील तक नहीं खोली गई, जिसको लेकर मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। मुलाजमीन की स्टीयरिंग कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के लिए वक्त मांगा है, लेकिन सोमेश कुमार ने वक्त देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मुलाजमीन की तरक्की के मामले में चीफ सेक्रेटरी की हिदायत है कि जनवरी के अवाखिर तक तरक्की का अमल पूरा किया जाए। ऐसा लगता है कि जनवरी में तरक्की का अमल मुकम्मल करने के बाद ही पीआरसी के बारे में गौर किया जा सकता है। पीआरसी का ऐलान उस वक्त होगा जब चीफ सेक्रेटरी कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट से मुलाजमीन को वाकिफ करवाना होगा। इसके बाद ही मुलाजमीन तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी और काबीना इजलास में इस पर कोई ख़तई फैसला लिया जाएगा। इसलिए मुलाजमीन तंजीमों ने फैसला किया है कि अब वो इंतजार करने के बजाय हुकूमत पर दबाव डालेंगे। मुलाजमीन की स्टीयरिंग कमेटी ने ऐलान किया है कि 23 जनवरी को धरना चौक पर एक रोज़ा एहतजाज प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में दोपहर के खाने के वक्त एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं करेगी तो 15 फरवरी को आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन जो तेलंगाना की तश्कील के बावजूद गुज़िश्ता 6 बरसों से आंध्र प्रदेश में बरसरे खिदमत हैं, उन्होंने कहा है कि वो उनसे मुतालिक फाइल पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दस्तखत के मुंतज़िर हैं। मुलाजमीन ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अपने साथियों के साथ सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णया ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में उनके तबादले के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि 120 मुलाजमीन जो आंध्र प्रदेश में खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी रियासत तबादले के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि 1200 मुलाजमीन जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है वो तेलंगाना में काम कर रहे हैं, वो भी अपनी रियासत तबादले के मुंतज़िर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने कई मरतबा उनके मसाइल हल करने का वादा किया था, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया। कृष्णया ने कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुलाजमीन के मसाइल उन रियासतों की तश्कील के अंदरूने 6 माह हल कर लिए गए, ताहम तेलंगाना की तश्कील के 6 साल बाद भी उनके मसाइल हल नहीं किए गए। उन्होंने
कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो बैठकर मुलाजमीन के मसाइल हल करें। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कोकापेट इलाके की मदारा इमारत की तामीर के लिए रखे गए संगे बुनियाद प्रोग्राम में उन्होंने किसी के भी जज्बात को मजरूह नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में तकरीर के दौरान अगर मैंने किसी के जज्बात को मजरूह किया तो मैं माजरत ख्वाह हूं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वजीर सेहत ईटला राजेंद्र, वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर, वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट केशवराव, प्रकाश रंजीत रेड्डी और दीगर के साथ इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था कि मुदिराज भवन उस तबके की इज्जत नफ्स के लिए है, इस तबके के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं किए गए। ये कहा गया कि पेशरफ हुकूमतों ने तेलंगाना की तश्कील से पहले इस तबके को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। तेलंगाना की तश्कील से पहले मुदिराज और दीगर तबकात की बहबूद को नजरअंदाज किया गया। कोकापेट इलाके में गरीबों की मदद और इज्जत नफ्स के लिए महंगी जमीन दी गई। हमारी हुकूमत गरीबों की बहबूद के लिए पाबंद है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गरीब तबकात की बहबूद के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत मुल्क की वाहिद हुकूमत है जिसने तबकात की इज्जत नफ्स के लिए महंगी अराजियात की पेशकश की है। ప్రధానంగా ఆ రోజు జరిగింది ముదిరాజు సంఘానికి సంబంధించినటువంటి ఆత్మగౌరవ మరి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అయినప్పుడు ముదిరాజులను ఉత్తేజపరచడానికి మాట్లాడినటువంటి మాటలే తప్ప ఎక్కడ కూడా గంగపుత్రులను కించపరచడం కానీ లేకపోతే సంబోధించడం కానీ ఎక్కడ జరగలే. బట్ మరి ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏదో అట్టయినట్టు గంగపుత్రులను కించపరిచినట్టు మాట్లాడారు అని చెప్పేసి మీరు వీలైతుంటే నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ నేను తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమాపణ చెప్పడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు. ఈరోజు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గంగపుత్రులని పట్టించుకున్నటువంటి నాదుడే లేడు. గౌరవ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। पालाकुर्ती में मजाली से मकामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हुकूमत 57 साल मुकम्मिल करने वालों को वजीफा देगी। इसके अलावा स्त्री निधि के जरिए खवातीन को खर्च फराहम किया जाएगा। SC और ST के तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम में हुकूमत के प्रोग्रामों से मुतालिक शऊर बेदारी की जाएगी और आवाम को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी में जो फ़र्क है उससे वाकिफ करवाया जाएगा। तेलंगाना में जारी बहबूदी प्रोग्राम मुल्क के किसी और रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से माली मुश्किलात के बावजूद तरक्की और बहबूदी प्रोग्राम जारी रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का असर कम हुआ है और वैक्सीन भी आ चुका है, इसलिए वज़ीर आला अब पूरी तवज्जो देते हुए मज़ीद तरक्याती कामों और आवाम के बहबूद के प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में अमल करेंगे। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने मरकजी वजीर तालीम से नुमाइंदगी करते हुए केंद्रीय विद्यालय टीचर्स के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि रियासत में 35 केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात किया जाए। उन्होंने कहा कि जुमला 1218 मंजूर शुदा जायदाद खाली हैं, जिनमें 956 टीचर्स पोस्ट होने की वजह से तुलबा को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जब वो रुकने पार्लियामेंट थे कई बार तवज्जो दिला चुके हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि रियासत में बरसरे इख्तिदार आने के बाद उनकी पार्टी तारीखी किले गोलकुंडा पर अपना परचम लहराएगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि इस मकसद के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करें।
उन्होंने पार्टी की रियासती आमिला के पहले इजलास में रिमार्क्स किए। तकरीब के आगाज से कबल उन्होंने पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर संजय ने कहा कि पार्टी कारकुनों ने लॉकडाउन के दौरान नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। पार्टी के 4 वर्कर्स मोजी कोरोना वायरस का शिकार बनने के बाद अपनी जानों से महरूम हो गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने ये कहते हुए वायरस पर रियासत की आवाम को गुमराह किया था कि पैरासिटामोल गोली से इसका इलाज हो सकता है। चीफ मिनिस्टर के इस बयान ने अवाम में काफ़ी उलझन पैदा की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात टीआरएस कोरोना के टीके के प्रोग्रामों को शख्सी उमूर के तौर पर मुनक्किद कर रही है। इस सिलसिले में मुल्क के वज़ीर आज़म की तस्वीर के बगैर हुक्मरान जमात के फ्लेक्सीज लगाए जाने का उन्होंने हवाला दिया। बंडी संजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर भारत बायोटेक कंपनी के बारे में वाकिफ नहीं है जिसने कोरोना का टीका तैयार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने हालिया अरसे तक आयुष्मान भारत स्कीम पर अमलावरी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इस स्कीम से कोविड-19 के कई मरीजों को फायदा हो सकता था। చనిపోయిన వాళ్ళని చనిపోయినట్టుగా, చనిపోయిన వాళ్ళు మామూలు మరణాలుగా, చివరకు డెడ్ బాడీస్ కూడా ఇవ్వకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఎలా ఇబ్బంది పెట్టిందో మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతో పాటు కోవిడ్ సందర్భంలో కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మత ప్రాతిపదికన ఇవాళ హిందువుల మెజార్టీ ప్రజల హిందువులకు ఒక రకమైన వైద్యం, ఇవాళ మైనార్టీ వర్గాల ఎంఏ పార్టీ ఒత్తిడిలో గీయాలా మైనార్టీలకు ఒక విధమైన వైద్యం అందించిన సందర్భము ఒక్కసారి గుర్తించిన అవసరం ఉంది. రంజాన్ సందర్భంగా కాజులు, కిస్మిస్లు, బాదాములు ఇచ్చి వాళ్ళకు సంస్కారం ఇచ్చి వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా సదుపాయం కల్పిస్తే మన మెజార్టీ ప్రజల హిందువులు ఇబ్బంది పడితే ఇలా గాంధీ హాస్పిటల్లో కనీసం వైద్యం అందించకపోవడం వల్ల సాక్షాత్ విలేకరులతో పాటు అనేక మంది పేద ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయాన్ని ఒక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 500 మంజూరు చేసింది, ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఇచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్నటి వరకు ₹1 ఇవ్వలే. భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటం చేయడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు వచ్చాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు రాకపోతే బీజేపీ పోరాటం కారణంగా ఈరోజు వరంగల్లో స్మార్ట్ సిటీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మెడలు వంచి నిధులు మంజూరు చేయించుకున్నామని చెప్పి సందర్భంగా మనయోస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వరంగల్లో మరి హెరిటేజ్ సిటీ కింద కూడా అక్కడ 1000 స్తంభాల గుడి కోసం కావచ్చు, ఇతరత్ర అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం అక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతంగా నిధులు మంజూరు చేసింది. వీటన్నిటి కూడా మనం ప్రజల మధ్యలో చెప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్లో కూడా మార్పు వైపు ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంది. भ्रष्टाचार की है एक की चर्चा, शासन व्यवस्था में कमजोरी की है एक की चर्चा, सचिवालय से भागने की है, और आपकी चर्चा शासन को एक अच्छे रूप में जनता के गरीब के घर में पहुंचाने की है. आपकी चर्चा देश के मुद्दों को, जिन मुद्दों को केवल वोट बैंक के लिए खड़ा किया गया था उनको हल करने के लिए, आपकी चर्चा राम मंदिर बनाने वालों के लिए, आपकी चर्चा देश में सीए कानून लाने के लिए, आपकी चर्चा देश के अंदर सुशासन के लिए, आपकी चर्चा देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए. मित्रों, वो बदनाम है, आप नाम वाले हैं. तेलंगाना की जनता दोनों की तरफ देख रही है, आपसे उम्मीदें हैं. इसलिए जब उम्मीदें जनता आपकी तरफ लगा के देखती है तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता की जिम्मेवारी, ड्यूटी बढ़ जाती है. मेरी आपसे प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हुई है, इसको और बड़ा होना है. तेलंगाना के हर गांव में कमल का फूल पहुंचे, तेलंगाना के हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के 25 कार्यकर्ताओं की टोली बने, हर बूथ पर 10 यूथ हो, हर बूथ पर 10 बहनें हो, हर बूथ पर 10 ओबीसी एससी कार्यकर्ता हो, जिनके मन में एक ही तरंग हो कि 3 लिंगों की भूमि तेलंगाना के लोगों को सचमुच का बंगारू तेलंगाना देना हमारा संकल्प है. इसलिए ये पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी, पार्टी का सबसे बड़ा ग्रुप जो प्रदेश कार्य समिति के रूप में यहां बैठा है, उसे संकल्प लेना होगा.
वो संकल्प होगा हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को खड़ा करना। उसके जिम्मे है हर बूथ से भारत माता की जय, तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, तेलंगाना में कुशासन को तोड़कर सुशासन लाऊंगा, तेलंगाना में भ्रष्टाचार वाले शासन को तोड़कर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन वाली सरकार लाऊंगा। जब ये संकल्प गांव-गांव में लिया जाएगा तो 2023-24 का परिणाम निश्चित रूप से आपके हक में हुआ। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आने वाला 3 महीने में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का नायक और कार्यकर्ता क्या प्लान करना, कैसे आगे बढ़ाने के लिए आज फर्स्ट टाइम श्री बंडी संजय जी राष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद फर्स्ट मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में तेलंगाना स्टेट में क्या काम करना, क्या नहीं करना, उसके बारे में एक 10 रेजोल्यूशंस पास किया है और 10 रेजोल्यूशंस को लेके हमें 3 महीने आगे बढ़ने वाला है। कल पूरा जिलों में जिला सदस्य ऐसा आज कैसा स्टेट का कार्यवर्ग समावेश हुआ, वैसे कल पूरा 38 डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाला है। उसके बाद 19 के दिन मंडल कार्यकर्ता तक आज जो मैसेज दिल्ली से आया वो मैसेज गांव तक लेके जाके 20 तारीख से लेकर आने वाला महीना फरवरी 10 तारीख तक राम मंदिर के लिए जो निधि बनाने का है उसके लिए हर कार्यकर्ता गांव में जाना, हर हिंदू बंधु को वो काम में लग जाने का आदेश आया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाला है। आने वाला 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्यकारिणी सभा बंडी संजय जी अध्यक्ष बनने के बाद आज सिकंदराबाद में राजा राजेश्वरी गार्डन में हुई है। यहाँ पर आज सवेरे से शाम तक कई सत्र हुए हैं जहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। टीआरएस की सरकार की आलोचना की गई है, वो नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं और साथ साथ जो घर डबल बेडरूम बनाए वो भी दे रहे नहीं हैं। दलितों को और ट्राइबल्स का वो ख्याल नहीं कर रहे हैं और उन्हें धोखा दिया जा रहा है। इसी तरह ओबीसी और एमबीसी जो लोग हैं उनके नाम पर भी आज वोट ले रहे हैं लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। ऐसे आज हमारे बीच में किशन रेड्डी जी और हमारे इंचार्ज तरुण चुग जी इन्होंने भी भाषण दिया है और हमारे जो बंडी संजय जी हैं जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने आज सवेरे उद्घाटन किया था इस कार्यकारिणी समिति का। इस कार्यकारिणी समिति में आज नए जो सदस्य बनकर आए हैं सब में उत्साह था और सब यही चाहते थे और ये सब यही मानते हैं कि 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्यकारिणी सभा बंडी संजय जी अध्यक्ष बनने के बाद आज सिकंदराबाद में राजा राजेश्वरी गार्डन में हुई है। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने आज कहा है कि पार्टी के बानी एनटी रामाराव की 25वीं बरसी बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू एनटीआर घाट पहुंचकर एनटीआर को गुल्हाए अकीदत पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन बालाकृष्णा, सुहासिनी, रसूलपुरा जंक्शन में अमर ज्योति रैली का आगाज करेंगे। रियासत भर में ग़िज़ा की अतिया का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने तेलुगु ज़बान बोलने वालों का नाम दुनिया में रोशन किया है। गरीब अफराद को सियासत में लाने का सेहरा एनटीआर के सर जाता है। आंध्र प्रदेश बीजेपी यूनिट ने रियासत में मनादिर पर सिलसिलावार हमलों के लिए बीजेपी कायदीन को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने डीजीपी गौतम सवांग के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए उनको ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। पार्टी के रियासती सरबराह सोमर वीरराजू ने चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर सवांग को डीजीपी के ओहदे से फौरी तौर पर बर्खास्त करें। मीडिया से बात करते हुए रियासती बीजेपी सरबराह ने कहा कि पुलिस सरबराह के रिमार्क्स पर चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो फौरी रद्द अमल का इजहार करें। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी के कैडर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ఎవరి మూలంగా ఏర్పడుతున్నాయి ఈ అంశాల మీద ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలి. ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి అంశాలను చర్చించాం. పార్టీ సంస్థాగతంగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒక 3 months కి సంబంధించినటువంటి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఒకటి తయారు చేసింది. అందులో కొన్ని ఉద్యమాలు, ప్రజలకు సంబంధించిన ఉద్యమాలు కూడా మేము చేయాలని గతంలో రోడ్స్ మీద చేశాం. అదేవిధంగా ఒక 5-6 అంశాలని
మేము ఐడెంటిఫై చేశాం. వాటిని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ముందుకు తీసుకువెడతాం. చేరికల మీద అనేక మంది పార్టీలో చేరుతున్నారు. దీని మీద కూడా రాష్ట్రంలో కమిటీని వేశాం. వారు ఈ చేరికల్లో చేరుతున్న వారందరితో కూడా మాట్లాడి వారిని పార్టీలో త్వరలో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. కమిటీకి బాధ్యత అప్పగిస్తున్నాం. కళా వెంకటరావు గారు అన్నయ్య గారు రామకృష్ణ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. వారి అబ్బాయి వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలను కలవడం జరిగింది. నన్ను కూడా కలవడం జరిగింది. అట్లానే పడాల అరుణ్ గారితో మాట్లాడుతున్నాం. వారు కూడా నన్ను వచ్చి కలవడం జరిగింది. కళా వెంకటరావు గారితో భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలు ఎవరు మాట్లాడారు. వాళ్ళకి తెలుగులో, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో ఒక కాపీని ప్రకటించారు. మీకు ఉదయం తెలుగులో దాన్ని తర్జుమా చేసి చెప్పారు. మేము కూల్చామా అనే దానికి मुल्क भर में 31 जनवरी को पल्स पोलियो प्रोग्राम किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। हर साल 17 जनवरी को यह प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता था, लेकिन 16 जनवरी को कोविड वैक्सीन मुहिम के पेश नज़र इस प्रोग्राम में तब्दीली की गई। 30 जनवरी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 31 जनवरी को मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 9,50,52,597 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 20,32,861 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,05,57,985 हो गया है, जबकि 1,52,274 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,91,666 हो गई है और 1,577 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 299 नए मामलात सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 4,191 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से मुस्बित पाए गए एक 77 साल शख्स ने कॉर्पोरेट दवाखाने की दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया इतवार को कुंडापुर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि शख्स, जिसकी शनाख्त नारायणा के तौर पर की गई है, मोजी मर्ज के इलाज के दौरान काफी मायूस हो गया था। आज उसने दवाखाने की दूसरी मंजिल पर वाक़ अपने वार्ड की खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही माधापुर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना भर में पीर से टीका अंदाजी के मराकज़ की तादाद में इजाफा किया जाएगा। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि कल रियासत भर में 500 मराकज़ पर टीका देने के इंतजाम किए जाएंगे। 30 ता 100 अफराद को हर मरकज़ पर टीके दिए जाएंगे। अहदेदारों के मुताबिक कोविन सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से बेनिफिशरीज के इंतखाब के सिलसिले में मुश्किलात का सामना है। इसी के पेश नज़र मैनुअल अंदाज में टीका अंदाजी का फैसला किया गया है। इस प्रोग्राम के पहले दिन कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। तेलंगाना में कोविड टीके का पहले दिन के बाद महकमे सेहत ने बताया कि पीर के दिन 324 मराकज़ पर टीके दिए जाएंगे। हर सेंटर पर 50 अफराद को कम से कम टीका दिया जाएगा। हफ्ते के दिन जुमला 140 मराकज़ पर 4,200 टीके देने का निशाना रखा गया था, लेकिन सिर्फ 3,962 अफराद को टीके दिए गए। पहले जो मसाइल पैदा हुए हैं, इसको दूर करने का महकमा सेहत ने तयख्खुन दिया। हफ्ते के दिन रियासत में 36 मराकज़ पर कोविन सॉफ्टवेयर के मसले पैदा हो गए थे। इसकी वजह से कोविड वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हफ्ते की रात वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मरकजी वजीर हर्षवर्धन के मुनक़िदा इजलास में सॉफ्टवेयर से पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने की दरख्वास्त की और रियासत को मजीद टीके रवाना करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि रियासत में कोविशील्ड टीके का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि कोवैक्सीन टीका सिर्फ 20,000 डोजेस रियासत को रवाना किए गए हैं। कोवैक्सीन टीका जो शको-शुबात उसको लेकर सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए कंपनी ने ऐलान किया है कि अगर कोवैक्सीन टीका लेने के बाद टीका लेने वाले की सेहत खराब होती है तो उसका खर्च कंपनी बर्दाश्त करेगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना टीका अंदाजी का अमल दूसरे दिन भी जारी रहा। ये प्रोग्राम 332 मराकज़ पर सुबह 9 बजे शुरू हुआ। पहले दिन रियासत में यह अमल कामयाब रहा था, जिसमें बगैर किसी पेचीदगियों और मनफी असरात के अमल अंजाम दिया गया। टीका अंदाजी का अमल बिला वक्फा जारी है।
आंध्र प्रदेश इस वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले मायनों में सबसे आगे है। टीका अंदाजी के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। आइंदा 15 दिनों तक रियासत के तमाम हेल्थ वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। आइंदा मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, बल्दी, रेवेन्यू स्टाफ और वबा से लड़ाई में पेश रहने वाले अफराद को ये टीके दिए जाएंगे। हर मरकज में 3 कमरे तैयार रखे गए हैं। एक कमरा टीका देने वाला, दूसरा इंतजार के लिए और तीसरा टीका लेने के बाद निगरानी के लिए। हर दिन तकरीबन 100 बेनिफिशियरीज को ये टीके दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 17 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कोनाकोंडला इलाके के करीब कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह को उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 17 जख्मी हो गए, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मरने वाले की शिनाख्त कोनाकोंडला के रहने वाले 35 साला रमना के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये अफराद मजदूरी के लिए जा रहे थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जिस सड़क पर ऑटो चलाया जा रहा था उसकी मरम्मत के काम जारी थे और जगह जगह मिट्टी के ढेर भी पड़े थे। उन मिट्टी के ढेरों को देखे बगैर ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ऑटो चला रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बोयनपल्ली अगवा मामले के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 15 अफराद बशमूल इवेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अगवा करने वाले फराहम किए थे। इन गिरफ्तारियों के बाद इस केस में जुमला गिरफ्तार अफराद की तादाद 19 तक जा पहुंची है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि 2 अफराद जो खाकी वर्दी पहने हुए थे और खुद को पुलिस जाहिर करते हुए धमका रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन यूसुफगुड़ा के एक स्कूल में जमा हुए, जहां से वो 4 कारों में मुतासरीन के मकान पहुंचे। उनका 3 कारों में अगवा करने के बाद उनको एपी की साबिक वज़ीर आला भूमा अखिला प्रिया के शोहर भार्गव राम नायडू के गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां उनको धमकाते हुए जबरदस्ती तौर पर अराजी के दस्तावेजात पर उनके दस्तखत हासिल किए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमों ने जब उनकी तलाशी शुरू की तो सन सिटी में उनको छोड़कर फरार हो गए। अराजी के तनाजे के सिलसिले में 5 जनवरी को प्रवीण राव और उनके दोनों भाइयों का उनके मकान से अगवा किया गया था। आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया इस केस की मुलजिम नंबर 1 है। पुलिस ने कहा कि अगवा के सिलसिले में अखिला प्रिया के बाद साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद मुलजिमीन की पुलिस तलाश कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से बोयनपल्ली किडनैपिंग केस में आज और भी मेजर डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, 5 जनवरी 2021 शाम के वक्त बोयनपल्ली में मनोविकास नगर कृष्णा रेसिडेंसी अपार्टमेंट में कुछ लोग एफआईआर के मुताबिक 10 से 15 लोग आए थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि और भी लोग थे और उसमें प्रवीण कुमार, नवीन कुमार, सुनील कुमार का किडनैपिंग हुआ। इस केस में पहले पुराने प्रेस मीट में आप लोगों को बताया गया है कि श्रीमती भूमा अखिल प्रिया रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट, एम मल्लिकार्जुन रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट, बोया संपत का इन्वॉल्वमेंट, बाला चेन्नैया एलियस बालू का इन्वॉल्वमेंट। आज नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स मिलकर 15 नए लोगों का अरेस्ट हुआ, जिसमें मादाला सिद्धार्थ, बोजगनी देवप्रसाद, मोगली भानु, रागुलू अंजैया, पडिरा रविचंद्रा, पच्चिगली राजा एलियस चंटी, बनोत साई, देवरकोंडा कृष्णा वंशी, देवरकोंडा कृष्णा साई, देवरकोंडा नागराजू साई, कंदुला शिव प्रसाद, मीसल सीनू, प्रकाश और शेख दाऊद, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ हमारे पुलिस टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन और खास करके पुलिस का स्टडी के दौरान क्वेश्चनिंग के बाद जो रिकवरी हुआ, उसमें भी बहुत सारे इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स आए हैं, जैसे रिकवरी ऑफ कार्स, मोबाइल फोन, कॉल डेटा एनालिसिस। ये इन सब इंफॉर्मेशन के साथ हमारे डीसीपी और टास्क फोर्स मिलकर इस केस को आगे लेकर जा रहे हैं। आज एक और केस का डिटेक्शन हुआ
जो कि एक ज्वेलरी शॉप पॉट मार्क। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।